चैप्टर नंबर 2 में दो पोर्शन थे, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। रियल नंबर वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया था, और मेजर जो पोर्शन था वो उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो हमने देख लिया था। अब दूसरा पोर्शन क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सर मैं ठीक है, क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आप बात करो तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ट्री डायग्राम क्या बन रही है पूरी। सबसे पहले आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप डिवाइड कर सकते हो ऐसे नंबर्स जो रियल होते हैं, मतलब रियल नंबर्स को आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, जितने भी रियल आपको नजर आएंगे 2 3 4, क्योंकि आगे अभी आप डेफिनेशन देखोगे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जिनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं आप उन सबको इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो जितने भी रियल नंबर हैं उन सबको आप कॉम्प्लेक्स बोलोगे। इसी तरीके से जितने भी इमेजनरी नंबर्स हैं उनको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा को आप लिख सकते हो 0 + 2 आयोटा। तो जितने भी इमेजनरी नंबर्स हैं वो सब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आएंगे। और एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है ऐसे नंबर्स जो रियल भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कॉम्बिनेशन है रियल और कॉम्प्लेक्स की। 2 + 2 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, अदर्स की बात कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद तो आपको क्लासिफिकेशन आती है। इमेजिनरी नंबर को आप मजीद क्लासिफाई नहीं कर सकते, रियल नंबर को आप रैशनल और इरेशनल में कर सकते हो। इसी तरह इरेशनल को आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, रैशनल को आप कर सकते हो। किस में कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स में कर लो और फ्रैक्शंस के अंदर कर लो। फ्रैक्शंस में फिर मैंने बताया था कॉमन फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स, हर चीज पूरी आ जाती है। तो ये एक बेसिकली ट्री डायग्राम चल रही है पूरी। तो हमने रियल नंबर का टॉपिक कर लिया, रियल नंबर का मतलब ये सब हमने कर लिया। अब हमने सबसे पहले पढ़ना है इमेजनरी, और उसके बाद हम मूव कर जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। सवाल है कि इमेजनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजनरी नंबर को समझने से पहले बेसिक बात मैंने कल आप लोगों को बताई थी कि जितने भी नंबर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, ये नंबर्स उस वक्त आपने इंट्रोड्यूस किए हैं जब आप अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। तो उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको ये सब नंबर्स चाहिए, वरना फिर आप इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इक्वेशन सॉल्व करना असल चीज ही मैथ के अंदर, इक्वेशन सॉल्व करना ये बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत पहले दफा जब इंट्रोडक्शन दिया तब मैंने बात बोली थी कि जितने सॉफ्टवेयर बाकी आप सॉफ्टवेयर देख रहे होते हो ना, जिसपे चीजें आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस पे काम करते हैं, लेकिन वो इक्वेशन अलजेब्रिक नहीं होती, मतलब काफी एडवांस लेवल की होती है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल के अंदर भी पार्शियल होती है, पार्शियल के अंदर भी नॉन लीनियर होगी जो कि और हार्ड होती है सॉल्व करने में। उसके बाद भी और मसले चल रहे होते हैं, लेकिन स्टार्ट उनका बेसिक अलजेब्रिक इक्वेशन से होता है। इवन आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसको हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर सॉल्व कर रहे होते हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेसिक आपकी क्या है, असल में अलजेब्रिक इक्वेशंस है। तो उसको सॉल्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसी इक्वेशंस को सॉल्व करते करते हम एक ऐसी इक्वेशंस को टकरे थे कि जिसका सॉल्यूशन रियल नंबर में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। आप दोनों तरफ रूट लोगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1। हमें किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं पता। स्क्वायर रूट तो एक जनरलाइज स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, जनरलाइज बात कर रहे हैं तो कोई भी इवन रूट, इवन रूट का मतलब 4th रूट, 6th रूट, 8th रूट। स्क्वायर रूट को हम नॉर्मली इस तरह लिखते नहीं है, हम 2 लिखते नहीं, हम हटा देते हैं ऐसे। लेकिन ये सब जितने भी इवन रूट हैं ये नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप रिवर्स सोचोगे तो आपको बात समझ आएगी। रिवर्स सोचने का मतलब, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करो और रिजल्ट में आपको नेगेटिव मिले? कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी आप पावर 4 करो और रिजल्ट में आपको नेगेटिव मिले? कोई ऐसा नंबर नहीं है। इसी तरह क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी आप पावर 6 करो, रिजल्ट में नेगेटिव आए? तो जब ऐसा नंबर आ नहीं रहा और जब यहां पे आप फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव कुछ भी पुट कर रहे हो, तो आपको आंसर कैसे मिलेगा? जब किसी नंबर की पावर 4 नेगेटिव ही नहीं है तो नेगेटिव नंबर का 4th रूट की कोई सेंस नहीं बनेगी। जस्ट लाइक किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं है तो आप नेगेटिव का स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हो? कोई रियल नंबर इस वाली चीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वहां पे आपने एक नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसका बिल्कुल बेसिक सा जो होता है, जैसे रियल नंबर्स के अंदर बेसिक जब आप स्टार्ट करते हो नंबर तो वो 1 होता है जिसको आप यूनिट कहते हो। इसी तरह बेसिक नंबर जो इमेजनरी के अंदर है उसको आप यूनिट इमेजनरी नंबर कहते हो, जो सिंपल आयोटा होता है। क्या आपने बोल दिया ये चीज जो है ना, इसको आपने डिफाइन कर दिया कि आयोटा के बराबर। तो ये समझ लो जैसे रियल नंबर में 1 होता था, इमेजिनरी नंबर में इसको आप आयोटा बोलते हो। उसके बाद फिर बाकी नंबर आएंगे, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, इस तरीके से आ रहे होते हैं। तो इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x = +- आयोटा। लेकिन जनरलाइज अगर आप बात करो, किसी भी इमेजनरी नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। किस फॉर्म में? b आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो। x को छोड़ दो, आप यहां पे लिख दो कोई भी अगर इमेजनरी नंबर है ना,
उसको हमेशा किस फॉर्म में लिख सकते हो, बी आयोटा की फॉर्म में, वेयर बी क्या होगा यहाँ पे, बी कोई भी रियल होगा। याद रखना इमेजिनरी नंबर की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, दो तरीके से बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन क्या है, किसी भी रियल नंबर को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। वीडियोस फ्रीज हो रही है बार बार यार, बाकियों को इश्यू नहीं होगा वरना फिर बाकी बोल चुके होते हैं अभी तक, आपको नेट का इश्यू होगा। अच्छा, इमेजिनरी नंबर को डिफाइन करने के लिए दो डेफिनेशन है। पहली सिंपल ये है कि किसी भी रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो आयोटा से, जो नंबर आएगा उसको आप इमेजिनरी नंबर कहते हो। ये बहुत कंफ्यूजन है, इवन आपको गूगल पे ऐसे आर्टिकल भी मिल जाएंगे जिसमें इस वाले नंबर को भी इमेजिनरी बोला होगा, हालांकि इमेजिनरी का वर्ड इस पे सेंस बनता ही नहीं है। इमेजिनरी नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन होनी चाहिए ना, वो ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर करो तो रिजल्ट में नेगेटिव मिले आपको। ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर करो तो रिजल्ट में नेगेटिव आपको मिले। जितने भी इमेजिनरी नंबर हैं, जब आप इनका स्क्वायर करते हो रिजल्ट में आपको नेगेटिव मिलता है। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल 2 आयोटा ले लेते हैं, -√6 आयोटा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बस इन दो की बात करते हैं। ये इमेजिनरी नंबर है ना, जब भी आप इनका स्क्वायर करोगे आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, अभी हम पढ़ेंगे आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -4 हो जाएगा। इसी तरह आप इसका भी स्क्वायर करके देख लो, रिजल्ट में आपको नेगेटिव मिल रहा होगा। तो इमेजिनरी नंबर की बेसिक डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा नंबर जब आप उसका स्क्वायर करो तो रिजल्ट में आपको नेगेटिव मिले, क्योंकि इसी वजह के तहत तो आपने इमेजिनरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन का मतलब क्या था कि एक एक्स जिसका मैंने स्क्वायर किया रिजल्ट में नेगेटिव मिला। ये तो स्पेसिफिक बात कर रहा हूं ना, तो इसका सॉल्यूशन आयोटा था। लेकिन अगर आप जनरलाइज बात करो, कोई भी इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू -b², तो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा? इस इक्वेशन को इमेजिनरी नंबर ही सेटिस्फाई कर सकता है, कोई और सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेंस ही नहीं बनेगी ना उसकी। किसी रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता नेगेटिव। तो डेफिनेशन ही इमेजिनरी नंबर की ये है कि ऐसा नंबर जब आप उसका स्क्वायर करो रिजल्ट में आपको नेगेटिव मिले। मैं एक जगह बीच में कॉलेज में पढ़ाया था, तो मैंने जब बच्चों से पूछा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, उनको पता नहीं किसने बताया था, अल्लाह बेहतर जानता है, तो टीचर ने बताया होगा किसी और ने। तो उन्होंने डेफिनेशन में मतलब रिजल्ट में बोला कि ऐसे नंबर जिनको आप कैलकुलेट नहीं कर, मतलब कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने कहा ये कौन सी डेफिनेशन है? अपने कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मॉड के अंदर करो, आप आयोटा वाली कैलकुलेशन कर सकते हो, रिजल्ट में आपको आयोटा भी नजर आएगा, हर चीज होगी। तो ये कौन सी डेफिनेशन है कि जो कैलकुलेटर में, उसने पता क्या किया, बेसिक मॉड में अगर आप कैलकुलेटर में ये चीज सर्च करोगे तो कभी भी कैलकुलेटर आपको 2 आयोटा नहीं देगा। जो बेसिक आप लोगों का कैलकुलेटर का मॉड होता है उसके अंदर ये आंसर मिलेगा ही नहीं आपको। अगर कैलकुलेटर को कन्वर्ट करोगे कॉम्प्लेक्स मॉड के अंदर तो ये आंसर मिल रहा होगा। तो मैंने कहा भाई आंसर मिलता है कैलकुलेटर से, ये कोई इमेजिनरी की डेफिनेशन नहीं है कि जिस चीज का आंसर कैलकुलेटर से ना मिले वो इमेजिनरी होता है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है। असल डेफिनेशन क्या है कि जब आप स्क्वायर करते हो रिजल्ट में आपको नेगेटिव आंसर मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे झगड़ा होता है कि यार जीरो को हमने क्या कंसिडर करना है, जीरो रियल है या इमेजिनरी है? जीरो ऐसा नंबर है जो मसला करता है हर जगह, कितनी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा होता। जैसे आपने अभी सेट की डेफिनेशन में देखा होगा, नल सेट डेफिनेशन पे पूरा उतर नहीं रहा लेकिन आप फिर भी उसको कहते हो सेट है। सेम चीज अगर आप डेफिनेशन देखो, इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन है कि आप स्क्वायर करो नेगेटिव मिले। यहां पे आपको ऐसा नहीं होगा, आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको नेगेटिव नहीं मिल रहा, आपको ही मिलेगा। तो कोई ये कह सकता है कि यार जीरो इमेजिनरी नहीं है, लेकिन जीरो बिल्कुल इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी है? जब आप यहाँ पे डायग्राम बनाओगे, ये आप लोगों को आनी चाहिए, इसको आर्गेन डायग्राम कहते हैं। ये सारी बातें आप लोग भी पढ़ोगे, लेकिन जब वो चीज आ जाती है और आप उन्हें ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसलिए आनी चाहिए आप लोगों को बातें, कि आप एक्स एक्सिस पे रियल ड्रॉ करते हो और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी ड्रॉ करते हो। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी है, ये वाई एक्सिस के ऊपर भी है। और ये पॉइंट क्या होता है? जीरो। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो तो 0 + 0 आयोटा। तो उसका मतलब इस वाली डायग्राम में अगर आप देखो तो जीरो को आप रियल भी कह सकते हो और जीरो को आप इमेजिनरी भी कह सकते हो, क्योंकि वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे जीरो होगा, फिर आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, नीचे होगा -2 आयोटा, -1 आयोटा, -2, -3। तो जीरो रियल भी है, जीरो इमेजिनरी भी है, लेकिन वो इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जीरो मसला कर रहा होता है, इसलिए जीरो को हम थोड़ा साइड पे रख के बात करेंगे। लेकिन वैसे अगर आप बात करो तो जीरो रियल भी है, जीरो इमेजिनरी भी है। इसी तरह इवन ऑड फंक्शन आप लोगों ने सेकेंडरी पे पढ़े होंगे, या तो फंक्शन इवन होता है या फंक्शन ऑड होता है या फंक्शन नाइदर होगा। लेकिन जीरो जो है वो एक ऐसा फंक्शन बन गया जो बोथ है, मतलब इवन भी है ऑड भी है। अगर आप लिखोगे ना f(x = 0), ये इवन भी है ये ऑड भी है। तो कितने लोग इसको कंसीडर ही नहीं करते, लेकिन अगर आप कंसीडर करना चाह रहे हो तो फिर आप ये बोलोगे कि यार ये इवन भी है ये ऑड भी है। तो ये मसला होता है जीरो के साथ, ये चीजों को ना थोड़ा ओबे नहीं करता, अपनी मनमानी कर रहा होता है।
अच्छा, अब यहाँ पे टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जाएंगे। सिंपल टॉपिक है पावर ऑफ आयोटा। अगर आपको बोला जाए आयोटा की पावर आपने कैलकुलेट करनी है तो बहुत आसान तरीका है। बेसिक आयोटा की पावर्स आपको पता होनी चाहिए, बाकी फिर मैं आप लोगों को मेथड बता दूंगा। सिंपल आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है स्क्वायर रूट -1 है। लेकिन फिलहाल हमें वैल्यू से गर्ज नहीं है। याद रखना आयोटा की जो भी पावर है ना उसके 4 आंसर आएंगे। अगर नहीं आ रहे तो किसी तरह इन 4 की फॉर्म में कन्वर्ट करो। कौन कौन से 4? या तो आयोटा मिलेगा, या माइनस आयोटा मिलेगा, या 1 मिलेगा, या -1 मिलेगा। इन 4 के अलावा कोई आंसर नहीं आ सकता। अगर आपको कोई बोले आयोटा की पावर n का आंसर 0 है, मैं कहूंगा 0 आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। आप आयोटा की कुछ भी पावर कर दो, 0 आ ही नहीं सकता। किसी भी पावर के ऊपर आयोटा 0 नहीं हो सकता। तो आयोटा इन 4 में से होगा, या कुछ ऐसी एक्सप्रेशन होंगी जिनको आप इन 4 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वो जब आएंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे मशहूर जमाना 1 अपॉन आयोटा है। कभी आप कैलकुलेट कर रहे होगे 1 अपॉन आयोटा आ जाएगा, और 1 अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के। तो इन 4 में से आपके पास कोई आंसर आएगा। कोई सवाल है किसी का? तो आयोटा की पावर 1 तो आपने देख ली। फिर आयोटा के स्क्वायर की अगर बात करो तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आयोटा स्क्वायर रूट -1 है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा क्यूब की बात करें तो आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ये -1 होता है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा 4 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, -1 ये हो जाएगा 1। तो ये 4 ही आंसर आपको मिलेंगे हमेशा, चाहे आप आयोटा की कोई भी पावर कर दो। तो 4 पावर तक तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद जनरलाइज मेथड है कि अगर आयोटा की कोई भी हायर पावर आ जाए तो आप किस तरह सॉल्व करोगे। 2 तरीकों से बताया जाता है। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या आयोटा 4 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। मैं रिकमेंड करूंगा आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है इसके अंदर। जैसे अगर आपके पास आ जाए कि कैलकुलेट करो आयोटा की पावर 37, तो बड़ा आसान तरीका है। अब 37 2 के टेबल में नहीं आता तो आप इसको ब्रेक कर दो। आप इसको लिख सकते हो आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा। फिर आयोटा की पावर 36 को आप 2 की फॉर्म में ब्रेक करो। 2 18 टाइम 36 होता है, तो आप 36 को लिख सकते हो 2 और बाहर आप पावर लिख दो 18, और ये वाला आयोटा अपनी जगह पे। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो -1 की जब आप, अब ये एमसीक्यूज में स्टेप थोड़ी ना लिखना है, आपने डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। -1 की पावर इवन है ना, -1 की पावर 18 है, तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिजल्ट में सिंपल क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। तो हाई पावर को सॉल्व करने का तरीका होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नेगेटिव आ जाए, -1 2 6, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आ रहा है, अब आपने आयोटा निकालना है। अगेन तरीका तो वही रहेगा, नेगेटिव और भी हल है, लेकिन इजी हल ये कि आप डिनोमिनेटर में ले जाओ और सेम काम डिनोमिनेटर में सॉल्व करते जाओ। क्या करना है, -1 126, -1 देख लेते हैं। 126 जो है ये 2 के टेबल में आ रहा होता है ना, तो आप इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की पावर 63। 2 को 63 से करो तो 126 होता है। -1 की पावर क्या होता है, ऑड, नेगेटिव होगा, तो नीचे -1 आएगा, 1 अपॉन -1 -1 के बराबर। सही बताया था। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में बहुत सी एग्जांपल है एमसीक्यूज में भी आपको मिलेंगी। डिफरेंट एक्सप्रेशंस उन्होंने आपस में कंबाइन की हुई होती हैं। एक जगह मैंने बोर्ड का एमसीक्यू दिया शायद आपका, माइनस आयोटा क्यूब, नहीं माइनस आयोटा स्क्वायर का होल क्यूब, इस टाइप का कोई एमसीक्यूज है। अब इसमें बेसिक अलजेब्रा आपको आनी चाहिए भाई। -1 की पावर क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, आयोटा स्क्वायर क्यूब करोगे तो आयोटा 6 हो जाएगा। अब आयोटा 6 को अगेन वही किस फॉर्म में लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर का 3, -1 की पावर 3, -1 -1 -1 पॉजिटिव। तो अब ये बेसिक बेसिक मैथ आपको आनी चाहिए, बाकी एमसीक्यूज में हम मजीद बातें सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, एक दो कॉन्सेप्ट है उनको जहन में रखो। अगर आपको आयोटा, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, अगर तो इस टाइप की पावर्स गिवन है ना तो फिर तो चलो आप डायरेक्ट ये वाला मेथड लगा सकते हो। लेकिन अगर एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है बात क्या कि आयोटा की पावर 4n क्या होता है, याद रखना आयोटा की पावर 4n हमेशा 1 के बराबर होगा, वेयर n यहाँ पे इंटीजर है। देखो जब भी आप किसी चीज को लिखते हो ना, 4n 2n 3n, ये टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो बचपन में टेबल पढ़ा करते थे, 4n का मतलब 4 का टेबल, 2n का मतलब 2 का टेबल। कैसे, जब आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 पुट करोगे 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। बस इंटीजर में आप 0 भी पुट कर सकते हो, नेगेटिव की तरफ भी जा सकते हो। अच्छा, आयोटा की पावर 0 क्या होगा, 1 के बराबर। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर, चाहे वो इमेजनरी हो चाहे वो रियल हो, 0 की पावर 0 ना हो, बाकी इसके अलावा कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर सिंपल 1 होगा। ये वैसे भी आप प्रूव भी कर सकते हो, छोटा सा प्रूव है। आयोटा अपॉन आयोटा क्या होता है सबको पता है,
1 के बराबर होता है। इधर आयोटा की पावर 1 है, नीचे भी आयोटा की पावर 1 है। नीचे वाली आयोटा की पावर 1 को ऊपर लाओगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बेसिक मैथ अलजबरा, बेसिस सेम है, पावर को ऐड करो तो ये हो जाए आयोटा की पावर 0 1 है। तो कहने का मतलब ये तो किसी भी रियल इमेजिनरी नंबर के लिए बात वैलिड है कि उसकी पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसी तरह नेगेटिव में पुट कर सकते हो, -1 पुट करोगे, -4, -8, -12। तो याद रखो जब भी आयोटा की पावर में आपको कोई 4 का टेबल नजर आए ना, 12 नजर आ जाए, 32 नजर आ जाए, 80 नजर आ जाए, ऐसा नंबर जो 4 के टेबल में आ रहा था, तो हमेशा उसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा। आपको कोई मेथड लगाने की उसके पास जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो आयोटा 4 1 होता है ना। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है आयोटा की पावर 80, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, आयोटा 4 की पावर 20। आयोटा 4 1 होता है, 1 की पावर 21 ही होगी। तो जब भी आपको पावर में कोई ऐसा नंबर नजर आए जो 4 के टेबल में आता है, तो डायरेक्ट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप ये लिख सकते हो कि उसका आंसर जो है वो 1 के बराबर। एक तो ये चीज थी। दूसरी चीज कि अगर आपके पास सम ऑफ कंसेक्यूटिव पावर्स आ जाए आयोटा की, जैसे आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, n+2, n+3। और कंसेक्यूटिव का मतलब ये नहीं कि आगे आगे होनी चाहिए सारे, जैसे आयोटा 12, आयोटा 13, आयोटा 14, आयोटा 16, 15। तो इस तरह भी कंसेक्यूटिव हो सकती है, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जा सकते हो। आयोटा की पावर 12, आयोटा की 11, फिर 10, फिर 9। कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब साथ वाली होनी चाहिए, कोई मिसिंग ना हो दरम्यान से। तो अगर 4 कंसेक्यूटिव पावर्स को आप ऐड करोगे आयोटा की, तो हमेशा रिजल्ट 0 के बराबर मिलेगा। और ये बात लॉजिकल है, समझ सकते हो आप क्यों। मैंने बताया था 4 ही आंसर आपको मिलेंगे। तो बिलफर्ज ये जो 4 पावर है इन्हीं को ऐड करके देख लो, कंसेक्यूटिव है ना, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। इन 4 को जब ऐड करोगे तो आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, -1 और 1 कैंसिल, खत्म हो जाएंगे। तो कोई भी कंसेक्यूटिव पावर लोगे, उन कंसेक्यूटिव के 4 ही आंसर होंगे ये वाले, और जब इनको ऐड करोगे तो सिंपल 0 के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पे एक कोई ऐसी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, अगर इसी एग्जांपल को मैं मॉडिफाई करूँ ना थोड़ा, तो चलो मैं नीचे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हो आयोटा की पावर -127, तो कैसे सॉल्व करोगे, नीचे जाएगा। 127 को आप ब्रेक करोगे 126, जिसको आप लिख सकते हो स्क्वायर की 63, और एक आयोटा जो बचेगा उसको इस तरह लिख देना। अगेन ये चीज -1 थी जो अभी आप लोगों को मैंने बताई थी, तो -1 को आयोटा से करोगे तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस में ऊपर लिख लेता हूँ, तो ये 1 अपॉन आयोटा हो जाएगा सिंपल। मतलब ये चीज माइनस होगी ना, तो माइनस को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस आयोटा। तो डिनोमिनेटर में माइनस लिखो या ऊपर ले जाओ माइनस, बात तो एक ही होती है। असल आपके पास बचेगा 1/आयोटा, लेकिन मे बी आपको ऑप्शन में 1/आयोटा नजर ना आए, क्योंकि ऑप्शन में इन 4 में से कोई शायद लिखा हुआ हो। मेजोरिटी ऐसी होता है इन 4 में से कुछ लिखा होता है। अगर तो नजर आ जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर लिखा हुआ नहीं होता। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल आप यहाँ पे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लो। वैसे कॉन्जुगेट 2 टर्म्स का होता है, लेकिन यहाँ पे 1 टर्म्स का भी होगा, वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। या सिंपल कॉन्जुगेट बोल दो, या सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आप बोलो कि मैं आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो सिंपल आयोटा को 1 से करो, आयोटा हो जाएगा, नीचे ही हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो इन्हीं 4 में से आपके पास कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। अगर कोई और आ रहा है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो इन 4। तो ये आयोटा से रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन होगी है। अब आ जाएंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं हम, भाई वो सब नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं जिनको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो या रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन सी फॉर्म, x+y आयोटा। अच्छा, जनरलाइज x+y आयोटा भी कहते हैं, या a+b आयोटा भी कहते हैं। आप p+q आयोटा भी बोल सकते हो। कहने में कुछ नहीं है, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता इसमें। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको अगर आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो वो नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर्स को भी आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इमेजिनरी नंबर को भी इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और ऐसे नंबर जो रियल भी नहीं है, इमेजिनरी भी नहीं है, वो भी इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2 - 3 आयोटा, 4 + √2 आयोटा, ये सब। तो ये सब नंबर क्या कहलाए जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें ये जो पहली वाली चीज है ये होती है रियल नंबर, और दूसरा वाला जो है ये होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, किसी भी अगर नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, वो नंबर जो है कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर मजीद बातें हैं कि कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको आप कहते हो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट।
अब ये बहुत छोटा सा फर्क है, रियल पार्ट में तो इतना मसला नहीं है, असल मसला इमेजनरी पार्ट के अंदर आता है जिसमें स्टूडेंट थोड़ी गलती कर देते हैं। देखो एक चीज होती है इमेजनरी नंबर और एक होता है इमेजनरी पार्ट, फर्क होता है। अगर इमेजनरी नंबर की बात की जाए ना तो आप इस पूरी चीज को देखते हो, क्योंकि मैंने बताया था इमेजनरी नंबर की जनरलाइज फॉर्म ये है बी आयोटा, फिर जिसको आप वाई आयोटा भी कह सकते हो, कुछ भी कह दो, ये पूरा एक इमेजनरी नंबर कहलाता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे इमेजनरी पार्ट बताओ, तो इमेजनरी पार्ट का मतलब ये होता है कि जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो अगर एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए और आपको बोले कि भाई इसमें बताओ इमेजनरी पार्ट क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एग्जांपल आपको दे दें और बोले बताओ इमेजनरी पार्ट क्या है, ऑप्शन में 2 आयोटा भी नजर आएगा, ऑप्शन में 2 भी नजर आएगा। तो 2 आयोटा है इमेजनरी नंबर, जबकि आपसे इमेजनरी पार्ट पूछा गया तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, ध्यान में रखना है इसको। और रियल पार्ट या रियल नंबर में तो कोई फर्क नहीं है, वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये तो एक्स, अच्छा रियल पार्ट को लिखने का तरीका ये होता है, मतलब नोटेशन क्या है, आर ई जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या हो जाएगा, ए। इसी तरीके से इमेजनरी पार्ट को लिखते हैं आई एम जेड, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, वाई, सॉरी एक्स। तो अगर आपसे आई एम जेड पूछे तो इसका क्या मतलब है कि भाई वो आपसे इमेजनरी पार्ट पूछ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये इसकी जनरलाइज नोटेशन होती है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको नॉर्मली आप कहते हो कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की 4 फॉर्म पढ़ोगे। सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म है, फिर आप अभी ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म भी देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर आप आगे पोलर फॉर्म देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, फिर आप आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ये सब में आपको थोड़ा बहुत फर्क पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कभी भी इस फॉर्म में लिखोगे तो वो कार्टेशियन फॉर्म में कहलाया जाएगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर, और अब देखो ऑर्डर्ड पेयर कितनी जगह आपने अपनी जिंदगी में पढ़े हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हो कि आप राउंड ब्रैकेट लगाओगे, ऑब्वियसली ऑर्डर्ड पेयर में राउंड ब्रैकेट ही लगती है, जिसमें पहली चीज में आप क्या लिखोगे, रियल पार्ट, और दूसरे में आप लिखोगे इमेजनरी पार्ट। ऑर्डर्ड पेयर वाली नोटेशन में आयोटा नहीं आता कभी भी, क्यों, क्योंकि आप इमेजनरी पार्ट लिख रहे होते हो, यहाँ पे आप पूरा इमेजनरी नंबर नहीं लिख रहे होते। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आप रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट लिखते हो, दैट्स व्हाई आयोटा नहीं आता। अच्छा एक तो ब्रैकेट आप वैसे देखोगे कभी लगी हुई होगी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इस तरह, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म है, ये तो वैसे ब्रैकेट लगाई हुई जो आप अलजेब्रा में यूज करते हो। इसी चीज को अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये दिखने में ऐसे लगेगा आपको। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये वो कंफ्यूजन है छोटी मोटी जो बच्चों को होती रहती है, पहले से आपको पता होना चाहिए इन दोनों चीजों में फर्क है। ब्रैकेट देके बोल नहीं देना कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं पहले भी आप लोगों को बताता था कि अब देखो ये सेम चीज जो है ये अलग अलग टॉपिक में किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करती थी, कॉम्प्लेक्स नंबर में यही ऑर्डर्ड पेयर जो है, मतलब सेट के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप सॉल्व करते थे तो रिजल्ट में ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे ना। वही ऑर्डर्ड पेयर अगर आप ज्योमेट्री में डिस्कस करो तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आपने रियल और रियल के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, कल भी बताया था, तो अब जो रिजल्ट में ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यही चीज जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है इस वाले चैप्टर में। यही चीज अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे कैलकुलस लेवल पे तो ये एक इंटरवल को शो करेगी, एक्स से लेके वाई तक सारे रियल नंबर, तो एक ही चीज है लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट को शो कर रही होती है। और इससे रिलेटेड एक आखिरी पॉइंट है, वो ये है कि कभी ना आपसे पूछा जाता है कि अगर इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर आपके, सॉरी असल में मुझे ए से याद है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स अगर 0 हो जाए, रियल पार्ट जो है अगर वो 0 हो जाए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या बचेगा, z इज इक्वल टू वाई आयोटा। इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं प्योर इमेजनरी नंबर। तो याद रखो, अब इसमें भी गूगल करो तो लोगों ने पता नहीं ऐसे ऐसे फर्क बताए हैं, प्योर इमेजनरी नंबर और इमेजनरी में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। बस सिंपल अगर आपके पास कहीं लिखा हुआ है वाई आयोटा तो आप उसको इमेजनरी बोलते हो, लेकिन कहीं ये चीज अगर लिखी जाए कि अगर कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 0 हो जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा, तो आप प्योरली इमेजनरी कहते हो। वो एक कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अगर चलते हुए आ रहे हो तो फिर आप बोलोगे प्योर इमेजनरी, क्योंकि रियल आपने 0 कर दिया है तो कॉम्प्लेक्स नंबर अब क्या हो गया, प्योर इमेजनरी हो गया। लेकिन वैसे अगर आपके पास सिंपल वाई आयोटा लिखा हुआ है तो उसको आप इमेजनरी बोलोगे, तो कोई फर्क नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत सिचुएशन का फर्क है, सिचुएशन क्या मिल रही है इमेजनरी को। इसी तरीके से अगर आपको बोला जाए इफ y इज इक्वल टू 0 तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा z इज इक्वल टू एक्स, प्योर रियल नंबर होगा ये। तो अगेन प्योर रियल नंबर और सिंपल रियल नंबर में कोई फर्क नहीं है, बस एक सिचुएशन का फर्क है जो यहां पे लगेगा।
और अगर आपको बोला जाए कि अगर x और y दोनों जीरो हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा? जीरो, जिसको आप रियल भी कह सकते हो और जिसको आप इमेजनरी भी कह सकते हो। वही बात जो मैंने बताई थी कि जीरो इमेजनरी भी कहलाता है, जीरो रियल भी कहलाता है। अब आ जाओ ऑपरेशन के ऊपर, जल्दी से इसके ऑपरेशन देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है ऐड सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है? एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही जो आप लोग पढ़ते हुए आए हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये तो एक ही चीज है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। जल्दी से एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास, अब अगेन आप कॉम्प्लेक्स नंबर को दो फॉर्म में डील कर सकते हो, या तो कार्टेशियन में आप ऐड कर रहे होगे या ऑर्डर्ड पेयर में आप ऐड कर रहे होगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने तो कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। कहीं मैं ऑर्डर्ड पेयर वाली यूज कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में ऑर्डर्ड पेयर वाली थोड़ा फायदा होता है, लेकिन इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ऐसे यूज कर लेंगे। इवन मल्टीप्लीकेशन में भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसा रूल नहीं है इसका। तो आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है इसको, फॉर एग्जांपल 3 + 3 आयोटा से। तो रूल क्या कहता है कि भाई आपने रियल पार्ट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले एडिशन की बात करता हूँ, 2 + 3 क्या हो जाएगा? सिंपल 5 हो जाएगा। और 2 आयोटा को आप ऐड करोगे इमेजनरी के अंदर, 5 आयोटा, ठीक है। असल में यहाँ पे हम ट्विस्ट डाल लेना, एडिशन तो आपको हर कोई बंदा बता देगा, बहुत बेसिक सी बात है, कोई इसमें खास फर्क नहीं है। असल चीज ये है कि आगे जाके आप अभी देखोगे, अभी नया नई बात है थोड़ी, आगे जाके अभी देखोगे आपकी एक टॉपिक है, आपकी सिंध बोर्ड की बुक में भी है, न्यू सिंध बोर्ड की बुक में भी है, पंजाब में भी हर जगह है, लेकिन थोड़ा कम पढ़ा होगा आपने ये, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। वेक्टर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं ज्योमेट्रिकल अंदाज से अगर आप बात करो। जैसे वेक्टर्स को आप ऐड करते थे ना, तो आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेम उसी लॉ के तहत आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड कर सकते हो। क्या मतलब? वेक्टर्स के अंदर आपने पढ़ी थी ना ये बात कि अगर एक वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, अगर दूसरा वेक्टर फॉर एग्जांपल एक को आपने इधर बनाया है, नहीं ये तो ट्रायंगल लॉ हो जाएगा, एक वेक्टर यहां पे, ये दो वेक्टर है, तो पैरालेलोग्राम क्या कहता था कि एग्जैक्ट इसका एक फ्री वेक्टर यहां पे बनाओ, इसका फ्री वेक्टर एक यहां पे बनाओ, तो ये जो डायगोनल है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा इसके एडिशन को। कंसीडर कर लो ये वाला वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है। अच्छा, जो ये वाला वेक्टर है वही ये है, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर आप वेक्टर्स को उठा के ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। तो अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, जब आप ए और बी को ऐड करोगे तो ज्योमेट्रिकली अंदाज में वो रिप्रेजेंट करेगा इस डायगोनल को, ये जो डायगोनल है रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी को, रिजल्टेंट आप जिसको कहते थे। यही कॉन्सेप्ट वेक्टर्स के अंदर भी आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी आता है। पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे एडिशन में आपको सेम लगेगा, इसी तरीके से वेक्टर्स के अंदर दो बातें होती थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सेम चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी होती है। अभी आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, जिसको क्या कहते हो आप? क्या कर रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड दोबारा पूछें। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस। मॉडुलस होता है भाई, सिंपल। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर्स के अंदर क्या होता था कि यार उसकी कितनी लेंथ है। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप ड्रॉ करते हो, कोई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है 2 + 2 आयोटा, जब आप इसका मॉडुलस लेते हो तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन, इनमें कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है। तो एग्जैक्ट वही वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से वेक्टर में आपकी डायरेक्शन होती थी एरो से, कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्शन के लिए आप थीटा यूज कर रहे होते हो, आर्गुमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है इनकी, दैट्स व्हाई आपको इनमें सिमिलैरिटीज नजर आ रही होती है। तो ये जो एडिशन आपने की है ना, ये आप ज्योमेट्रिकल अंदाज में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 2 आयोटा, यहीं पे देख लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि मुझे बात बाद में बतानी थी, लेकिन अभी समझ लो जब टॉपिक आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करने के जो डायग्राम यूज होती है उसको आप कहते हो आर्गेन डायग्राम। नाम याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को किस डायग्राम में ड्रॉ करते हो। ड्रॉ करने का तरीका वही है जैसे आपके पास कार्टेशियन प्लेन जो यूज करते थे आप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही आप यूज करोगे। बस इसको हमने, जैसे रियल प्लेन होता था ना, अब इसको हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में ले आए हैं। ये पूरा क्या कहलाया जाएगा? कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब हमने क्या बोला कि यार ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, इसको हमने नाम दे दिया रियल का। अच्छा, अब एक सवाल यहां पे होता है, मैं भी पूछता हूँ एक सेकंड। ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको आपने नाम दे दिया इमेजनरी का। सवाल ये है कि एक होते थे रियल नंबर, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लोगों को याद हो रियल नंबर को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, रियल नंबर को हम ड्रॉ करते हैं वैसे क्या, कुछ याद आ रहा है कोई चीज? रियल नंबर को ड्रॉ करते हैं नहीं करते?
इक्वेशंस लाइन से या फिर कर्व से? अब एक वर्ड है जो बड़ा यूज होता है, मैं चाह रहा हूं वो कोई बोले कि रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन के ऊपर। चलो इतना बता दिया मैंने। नंबर लाइन। हाँ, एक अच्छा नाम है उसका, नंबर लाइन। इसको आप पूरा बोलो तो रियल नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर्स है ना, उनको आप एक लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जीरो, इधर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर का आप ड्रॉ करोगे, इधर कोई भी नेगेटिव रियल ड्रॉ करोगे। लेकिन क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सिंपल एक लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 5 आयोटा। अगर आप किसी लाइन पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो कभी भी आप एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर या तो आप रियल को ड्रॉ करोगे या इमेजनरी को ड्रॉ करोगे। बिलफर्ज आप कहते हो कि मैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर में सबके रियल को ड्रॉ करता हूं, तो सबका रियल 2 है, तो क्या ये सारे एक है? नहीं, अलग है। इसी तरीके से अगर आप बोलते हो मैं इमेजनरी के हिसाब से ड्रॉ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल सबके इमेजनरी को आप 2 ले लो, रियल को डिफरेंट ले लो, तो वो सब एक को रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं। इसका मतलब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ड्रॉ करने के लिए दो सिस्टम चाहिए, मतलब एक दो एक्सिस चाहिए आपको। रियल नंबर के लिए एक एक्सिस काफी था, इमेजनरी के लिए आपको, कॉम्प्लेक्स के लिए आपको दो एक्सिस चाहिए। दैट्स वाई आप जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको आप कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हो। क्योंकि ये सवाल बेसिक सा हो सकता है कि भाई नंबर को प्लेन के ऊपर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं हम, नंबर को तो सिंपल लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं आप। लेकिन वजह मैंने बता दी, रियल नंबर के अंदर तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ड्रॉ करोगे, उसके लिए आपको लाजमी एक प्लेन चाहिए होगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है, रियल है वही जैसे आपने पढ़ा था, एक्स एक्सिस को यहाँ पे आप रियल एक्सिस लेते हो और वाई एक्सिस को यहाँ पे इमेजनरी लेते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ड्रॉ करना 2 + 2 आयोटा को, बड़ा आसान तरीका है, रियल पे जाओ 2 और इमेजनरी पे भी जाओ 2। अच्छा, अगर आप इनकी स्केलिंग देखो तो ये होगा 1 2, इसी तरीके से ये होगा 1 2। स्केलिंग करते हुए आप नॉर्मली 1 2 लिखते हो, लेकिन ये ऑब्वियस सी बात है कि ये 1 आयोटा है, ये 2 आयोटा है, लेकिन स्केलिंग करते हुए आप ये आयोटा लिखना प्रेफर नहीं करते। ये अंडरस्टूड सी बात है, अगर कोई इमेजनरी बोल रहा है तो उसको पता है कि आयोटा तो आएगा यहाँ पे, तो नॉर्मली स्केलिंग हम यहाँ पे भी 1 2 कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो इतना इश्यू नहीं होगा। सही है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 3 आयोटा, ये कहाँ पे होगा, ये 3 है और ये 3 यहाँ पे होगा। लेकिन ये दोनों एक लाइन के ऊपर ड्रॉ होंगे क्या? नहीं, फर्क होगा इनके दरमियान, लेकिन कम फर्क नजर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट करता हूँ, मैं इसको 1 + 4 आयोटा कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो ये 1 है और 4 यहाँ पे होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर तकरीबन यहाँ पे आ रहा हूँ। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एग्जैक्ट इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? अगर आप इनको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। और ओरिजिन से ज्वाइन क्यों हम कर रहे हैं, क्या फायदा होगा हमें? फायदा ये होगा कि जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे ना, जैसे अगर आप इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस आएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 √8। तो √8 किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब आप मॉडुलस निकालते हो तो रिजल्ट में आपको रियल वैल्यू मिलती है ना। वो वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? अगर किसी ने आज तक सोचा नहीं है तो सोचो जरा कि भाई वो वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको कर रही है? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? पूरा जुमला बोलो ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। ये कोई जवाब नहीं है। तो मॉडुलस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कहा बताओ यार, तुम क्या कर रहे हो क्लास में बैठ के? ओरिजिन पॉइंट से जो हमारा टर्मिनल पॉइंट होता है ना, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये मॉड्यूलस। भी अच्छी डेफिनेशन नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदाज में बोलो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस ओरिजिन से ये मॉडुलस होता है। ये कंप्लीट डेफिनेशन बोलो, तुम ज्योमेट्री वाली डेफिनेशन बोल रहे हो, इनिशियल, टर्मिनल या डिस्टेंस। तो मॉडुलस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हो तो रिजल्ट में जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू आपको बताएगी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन कितने डिस्टेंस के ऊपर है। ये मॉडुलस आपको बताता है। तो तभी आपने लाइन से ज्वाइन करके डिस्टेंस बताया कि ये पूरा डिस्टेंस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से। और बाद में आप एंगल भी बनाया करोगे, वो डायरेक्शन के लिए है कि इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है। क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में आपने डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए आप एंगल बता सकते हो कि यार इनमें एंगल का फर्क पड़ रहा है। अगर आप इसको ऐड करो, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों को मैं ऐड करूं, 2 + 1 क्या होता है? 3 के बराबर है। 2 + 4 ये हो जाएगा 6 आयोटा। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, ये 3 है और 6 कहीं यहां पे होगा, यहाँ पे। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्ट अगर यहाँ पे आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये उसका डायगोनल का एंड पॉइंट होगा। आप एक रफ डायग्राम बना के भी देख सकते हो। इसको ट्रांसलेट यहां पे करवा दो तकरीबन,
इसको ट्रांसलेट यहां पे करवा दो, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि जो डायगोनल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस रिजल्टेंट को। तो एग्जैक्ट यही आप वेक्टर्स के अंदर भी क्या करते थे कि दो वेक्टर्स की एडिशन इस डायगोनल से रिप्रेजेंट होती थी, सेम यही काम है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन इस डायगोनल से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई आप आगे देखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डायग्राम के जरिए से भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं। डायग्राम के जरिए से आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ रहे होगे, डायग्राम के जरिए से प्रूफ कर रहे होगे सब चीजें। तो वो ये फर्क इनमें आपको नजर आएगा कि वेक्टर और इनमें कुछ कॉमन बातें हैं। दैट्स व्हाई इनको इस अंदाज में कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के अंदाज में बताया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाला केस है। सब्ट्रैक्शन में उल्टा हो जाता है। सब्ट्रैक्शन में आप अच्छा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा ना, उसमें ये चीज काफी काम आ रही होगी कि अगर आप इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ज्योमेट्रिकल इनका क्या बनेगा। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी वो पॉइंट है जो सब बच्चों को नहीं आता होगा कि सब्ट्रैक्शन ज्योमेट्रिक में कैसा बनेगा, कैसे आपको लगेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों को, 2 को -1 करो, ये 1 हो जाएगा, 2 आयोटा -4 आयोटा, या -2 हो जाएगा। सवाल है कि जो रिजल्ट में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ये क्या है। मतलब एक तो तरीका है ना, सब्ट्रैक्ट कर लिया आपने, क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एग्जैक्ट वेक्टर वाला काम आप यहां पे कर सकते हो। कैसे? ठीक है, आप एक यहां पे ना सिंपल इनको तो ड्रॉ करो। इनको ड्रॉ करोगे जैसे आपने अभी देखा था, एक यहां पे बना था, एक यहां पे बना था। ठीक है, इसी डायग्राम में काम करता हूं, मैं बना देता हूं ताकि इसी डायग्राम में ना आपको समझ आ जाए। 2 + 2 आयोटा -1 + 4 आयोटा, जो कि बराबर हो जाएगा 1 - 2 आयोटा के। अभी 1 - 2 आयोटा को ड्रॉ करते हो, देखते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 माइनस आयोटा कहां पे होगा? x वैल्यू 1 है और इसकी y वैल्यू -2 है, तो -1 -2 कि यहां पे होगा यह नंबर। अब सवाल है कि भाई ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटली अलग है। कोई डायगोनल हमें नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। वो आपको उस वक्त नजर आएगा जब आप वेक्टर्स पढ़ोगे। वेक्टर्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि a + b को आप इस तरह रिप्रेजेंट करोगे। कभी आपने सोचा a - b को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी को आंसर पता है? a + b तो ये डायगोनल होता है, a - b कौन सा डायगोनल होता है? BA। सर एडिशन ही होती है एक टाइप की, मगर रिवर्स हो जाता है। नहीं, तहा तुमने क्या रिफ्लेक्शन बोला? होगी +b की। तहा तुमने क्या बोला था? B ऑन है। b on a का क्या मतलब? आई थिंक सर वो यूनिट नहीं, मैं भूल गया, एक मिनट वेट। मैंने बोला a - b को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? a + b का BA होता है ना, आई थिंक हमने पढ़ा था शायद। बी ए का क्या मतलब है मेरे भाई? वो वेक्टर की तुम फॉर्म नहीं बताओ, मैं ज्योमेट्रिकल अंदाज पूछे। ज्योमेट्रिक में कैसे नजर आएगा वो ग्राफिकल में? सर a ये वाला + b का रिफ्लेक्शन होगी। ना, कभी तुमने सोचा नहीं इसका दूसरा डायगोनल फारिग क्यों खड़ा हुआ है? एक डायगोनल तो रिप्रेजेंट कर रहा है a + b को, दूसरा डायगोनल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? a - b को। अब सवाल है कि a - b को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है। ये बात किसी को मेरे ख्याल में नहीं पता थी, तो अच्छी बात है, पहली दफा सीख रहे हो। एग्जैक्ट यही चीज है, उल्टा कर दो। जैसे पहले आपका ये a बना हुआ था, जैसे ये आपने एक वेक्टर यहां लिया था, एक वेक्टर यहां पे लिया हुआ था, तो ये वेक्टर था b। सवाल है कि अगर आप a - b करते हो ना, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, a + -b। एक ही बात है ना इस तरह। तो -b क्या होगा? वेक्टर्स के अंदर -b का मतलब इस वेक्टर के अपोजिट आ जाओ, ये रिप्रेजेंट करेगा -b को। ये वेक्टर के अंदर होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मैंने बताया था a - b को अगर आप अलग कर दो ना, तो ये हो जाएगा a + -b। कहने का मतलब अब आप पैरेललोग्राम वाला लॉ लगा सकते हो उसके ऊपर। आपके पास कौन से दो वेक्टर है? जैसे यहाँ पे एक a और एक b था, यहाँ पे दो कौन से हैं? एक है a और एक है -b। ये दो वेक्टर है ना, इनको आपने क्या करना है? इनको आपने ऐड करना है। तो कैसे आप ऐड करते थे पैरेललोग्राम में, वही काम करो यहाँ पे कि एग्जैक्ट ये वाला है ना, आप एग्जैक्ट इसको ट्रांसलेट करो, मतलब एग्जैक्ट इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ये इस तरह बन जाएगा कुछ। ठीक है, और एग्जैक्ट इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होता था? रिजल्टेंट अगर आपको याद हो, दोनों की टेल को ज्वाइन करते थे दोनों के हेड से, ये वाला डायगोनल। जिस डायगोनल रिजल्टेंट कौन सा डायगोनल होता था? दोनों का टेल और दोनों का हेड जहां पे मिल रहा है, उस वाले डायगोनल को आप बोलते थे रिजल्टेंट। यहां पे देखो, ये दोनों की टेल है, ये दोनों का हेड है, तो ये जो डायगोनल है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, a + -b को, जिसको आप क्या लिख सकते हो? a - b। तो ये जो आपको नीचे पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये असल में यही पॉइंट है कि जब आप इस वाले वेक्टर को इस तरह करो, नीचे आ जाएगा, इसको ट्रांसलेट करो यहां पे, इसको इसके ट्रांसलेट करो, तो ये जो है ना, ये आपको इस तरह मिल रहा है। ये जो पॉइंट आपको अलग से मिल रहा था ना, उसकी वजह ये है। तो सब्ट्रैक्शन जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की एग्जैक्ट जैसे वेक्टर्स के अंदर होता है कि आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो आपको रिजल्टेंट मिलता है ये पूरा होता है। तो जो इसकी टिप है ना,
वो वेक्टर्स में तो एक सिंपल आप बोलते थे कि यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में ये टिप जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर? जो उस वक्त आएगा जब आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वेक्टर्स में तो आप कहते थे कि भाई ये जो पूरा है ना, इसको ट्रांसलेट हम ऊपर कर लेते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ऊपर आप पैरेललोग्राम बनाओ एक, ठीक है, तो एग्जैक्ट जो है ना इसको ऊपर ट्रांसलेट कर लो, तो एक साथ आप लिख दिया करते थे, क्योंकि वेक्टर्स को आप ट्रांसलेट कर सकते हो ना, तो ये वाला डायगोनल ऊपर जाकर ट्रांसलेट हो जाएगा। तो एक ही डायग्राम में अगर आपने दोनों दिखाने तो आप इसको बोलोगे ए प्लस बी और इसको आप बोलोगे ए माइनस बी। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह ट्रांसलेट नहीं कर सकते ना, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। जो फिक्स है कॉम्प्लेक्स नंबर वो फिक्स है, और वो इस तरीके से आया है। तो यहां पे मैं बताना क्या चाह रहा था आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पता थी पहले से। नई बात आपने क्या देखी कि जैसे आप वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे ना, एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी कि जो रिजल्टेंट में आपको यहाँ पे ऐड करने के बाद मिल रहा है वो यहाँ पे पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता था वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, जो बड़ा वाला डायगोनल था, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको मिल रहा है जो छोटा वाला डायगोनल होता था वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, उसका बिल्कुल एंड। तो ये आप बोलोगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल अंदाज में आपने समझी आज कि ग्राफिकल अंदाज में आंसर आपको क्या बता रहा होता है। अच्छा, यही चीज मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी होती है। फिर आपने क्या पढ़ना है, तीसरा ऑपरेशन आपने पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन की भी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है, मैं थोड़ी इजी करके बताऊंगा ताकि जल्दी बात समझ आ जाए। एक तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन देख लो, फिर मैं एक इजी एग्जांपल देके बात समझा दूंगा, अगर आप लोगों को शौक हो तो सीख लेना खुद ही। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 आयोटा है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 + 4 आयोटा से। तो वही बड़ा आसान तरीका, अभी मैं ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म यूज नहीं कर रहा, सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में उनको मल्टीप्लाई करना। तो किस तरह मल्टीप्लाई करते थे अलजेब्रा में, 2 को 1 से करो, 2 को 4 आयोटा से करो, 2 आयोटा को 1 से करो, और 2 आयोटा को 4 आयोटा से करोगे तो 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 8 और 2 ये हो जाएगा 10 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो जाएगा -8। तो सॉल्व करो, ये हो जाएगा -6 + 10 आयोटा। इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। बहुत बोरिंग चीज है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर, ऑलरेडी पता है आपको। अब जरा समझो ज्योमेट्रिक अंदाज क्या है इसका। वो मैं एक इजी एग्जांपल देता हूं ताकि समझाने में मुझे आसानी हो। इसको भी मैं समझा सकता हूं, लेकिन ये बल्कि समझा देता हूं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं 1 + √3 आयोटा, इसको समझने में आसानी होगी इसलिए बता रहा हूं, और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 1 - √3 आयोटा से। जल्दी से मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। भाई सिंपल a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। a - b a + b बराबर होता है a² - b² का, वो वाला फॉर्मूला लगा दो। a + b a - b क्या होता था, a² - b²। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा 1 √3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव, आंसर 4 आ रहा है। तुम लोग पता नहीं क्या रूट और पता नहीं क्या क्या चीजें ला रहे हो दरमियान में। माइक नॉट वर्किंग, चलो कोई मसला नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, लेकिन अगर ऑब्जर्व करो। हाँ बोलो। इसमें एक फॉर्मूला ही लगेगा जो हमने जो पेज नंबर 24 में है मैथ्स की बुक में, तो मुझे फॉर्मूला बता दो क्या है। AD + BC। अच्छा वो फॉर्मूला वाला, चलो वो भी मैं बता दूंगा। वो एक जनरलाइज फॉर्मूला उन्होंने बनाया है। वो फॉर्मूला यूज होता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a, b, अच्छा वो भी आप यूज कर सकते हैं उसके ऊपर। ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए ज्यादातर यूज होता है। a, b को अगर मल्टीप्लाई करना है c, d से, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, AC - BD, BC + AD। ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर नॉर्मली यूज होता है। अच्छा इस फॉर्मूले को याद भी कर लेना, मैंने बताना था आगे, ये मल्टीप्लीकेशन का भी होता है, डिवीजन का भी होता है। यूज करने की जरूरत नहीं है सच, वैसे आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कभी ये MCQs में पूछा जा सकता है, तो इसलिए याद होगा तो बेहतर है। डिवीजन का फॉर्मूला भी काफी इजी है, चलो यहीं पे देख लो कि अगर a, b को डिवाइड करोगे C, d से, तो फॉर्मूला है नीचे लिख देता हूं, एग्जैक्ट ये वाला फॉर्मूला है, साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा AC + BD अपॉन C² + D², कॉमा ये हो जाएगा BC - AD अपॉन C² + D²। तो एग्जैक्ट जो मल्टीप्लीकेशन वाला है ना, उसमें बस इसका साइन चेंज करके पॉजिटिव, इसका नेगेटिव कर दो, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में C² D² लिख दो। ये फॉर्मूले के जरिए से अगर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे ना, इनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 1, √3, ये हो जाएगा 1, -√3। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है, AC 1 को C से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, -BD √3 को -√3 से करोगे तो -3 आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव। फिर फॉर्मूला है BC
√3 को 1 से करो, √3 फॉर्मूला है ए डी, 1 को -√3 से करो तो -√3, तो ये सिंपल 0 हो जाएगा। तो आंसर आपके पास आएगा 4,0। 4,0 को आप लिख सकते हो 4 + 0 आयोटा या सिंपल 4 आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूले भी याद रख लो, एमसीक्यूज में कभी पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर्मूले भूल जाओ तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। प्रूफ करने के बड़ा आसान तरीका होता है, आप इनको एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपल a + b आयोटा, इसको लिखो c + d आयोटा, और नॉर्मल इनको मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, देखना आपके पास ये आंसर आ रहा होगा, AC - BD + BC + AD आयोटा, इस तरह आ रहा होगा। तो ये पूरा रियल होगा, ये पूरा इमेजिनरी होगा। इसको ब्रैकेट की फॉर्म में आप क्या लिखोगे, AC - BD, BC + AD, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में आप आयोटा नहीं लिख रहे होते। तो अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो प्रूफ भी कर सकते हो। इसी तरह इसका भी मैं भी तरीका बताऊंगा कि डिवाइड कैसे करना है। तो मैं जब नॉर्मली करता हूँ ना, फॉर्मूले के बगैर मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, लेकिन एक फॉर्मूले वाला मेथड होता है, ये भी चलो पता होना चाहिए आप। अब देखो, असल जो पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, जो तुम लोग बताने दे नहीं रहे मुझे, असल पॉइंट ये है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में 4 आया। ठीक है भैया, मैं समझ आ गया मल्टीप्लीकेशन इसकी 4 होती है, लेकिन ये क्या है, क्या ग्राफिकल अंदाज में आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हो? क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में रियल आ रहा है, क्या ये हो क्या रहा है, इसके बैक एंड पे क्या वर्किंग चल रही है? तो जैसे एडिशन में आपने देखा था ना, पैरेललोग्राम वाला पूरा सीन होता था, और उसके बाद आपको जो टिप थी उस पर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता था। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो जाता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, इसको आप फिक्स करते हैं, इसको हम पहला मानते हैं। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कि बिलफर्ज इसका जो भी, इसको जब आपने ड्रॉ किया था तो ये बन रहा था ये, ठीक है। जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे ड्रॉ करोगे ना, तो अब ये रोटेट हो जाएगा। कितना रोटेट होगा? जितना इसका एंगल है। अब फॉर एग्जाम्पल इसका एंगल क्या है, अभी मैं एंगल आप लोगों को बाद में निकालना सिखाऊंगा आर्गुमेंट। इसका जब एंगल निकालोगे तो इसका एंगल 300 डिग्री आएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम 300 यूज नहीं करते, कॉम्प्लेक्स नंबर में -60 यूज करते हैं। वो भी बताऊंगा कि -60 क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसका जब एंगल निकालोगे तो -60 आ रहा होगा। तो ये क्या करेगा, ये -60, मतलब जैसे ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, अब आप क्या करो, आपने रोटेट होना है कितना, 60 डिग्री। माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज आपने जाना है। तो यहां पे आप खड़े हुए थे और आपने क्लॉकवाइज 60 डिग्री जाना है, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो भी मॉडुलस था उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, मतलब इसका कितना मैग्नीट्यूड था हमें से कोई गर्ज नहीं। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसकी दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो एंगल पता होना चाहिए, -60 है। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। निकाल के देख लेना इसका मैग्नीट्यूड। वही 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, 2 आ रहा होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, कि इस वाले की लेंथ कितनी है, 2 है। तो जो इसकी लेंथ थी ना, वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो भी इसकी लेंथ अब 2 थी ना, मतलब ओरिजिनल अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड 2 आ रहा है, तो इसका ओरिजिनल मैग्नीट्यूड 2 था। जब आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो रिजल्ट में आएगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4। नजर आ रहा है आपको? जब इसका आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, देखना 4 इसकी लेंथ आ रही होगी। और दूसरी बात, कि आप 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे, तो देखना आप यहां पे आ जाओगे। ये 1 है, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपका आएगा यहां पे। ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपको रिजल्ट में मिला है। अगर आप ओरिजिन से ड्रॉ करोगे तो यहां से लेके ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर की फॉर्म में बनेगा। तो आपको दिखने में लग रहा है, ये अगर ड्रॉ करोगे ना, तकरीबन यहां पे आएगा, क्योंकि 2 मॉडुलस है ना इसका, तो डबल इसका मॉडुलस हो जाएगा। तो दोबारा बताता हूं, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबरों को किसी दूसरे से, तो दो चीजों में फर्क आता है। एक तो वो रोटेट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर था, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका आर्गुमेंट -60 था, -60 टाइम रोटेट हो गया ये। और दूसरी बात, इसकी स्केलिंग हो जाती है। स्केल का मतलब कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ये ओरिजिनल था, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो पहले ये इतना था, अब ये स्ट्रेच होकर इतना बड़ा हो जाएगा। मतलब पहले 2 था सिंपल, अब स्ट्रेच होकर ये हो जाएगा। तो ये रिजल्ट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। ये आप हर दफा ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, दो चेंजिंग आती है उसके अंदर। एक तो वो या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, डिपेंड करता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़ा कर देगा, अगर 1 से छोटा है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को छोटा कर देगा, और अगर 1 के बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका रोटेट हो जाएगा। अब आर्गुमेंट -60 है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देना, या आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। इवन यहाँ पे 300 भी अगर आप लोगे ना, तो बात एक ही है। अगर आप इसको 300 डिग्री रोटेट करो ना पूरा, तो देखना यहाँ पे आ जाएगा दोबारा ये। तो इस तरह भी आप कर सकते हो। तो ये मैंने मल्टीप्लीकेशन का आपको ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन दी है, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर सर्च करना चाहो, अगर किसी से मिल गई तो मुझे जरा सर्च दे देना कि सर इस टीचर ने भी ये बताया होगा।
सेम पंजाब लेवल पे कोई ये बताएगा नहीं, टॉपिक इंक्लूड ही नहीं है आपकी बुक के अंदर, ही जस्ट मल्टीप्लीकेशन आपको सिखाई है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। सेम डिवीजन को भी आप इसी मानों में समझ सकते हो, आप लोगों का काम है, क्योंकि डिवीजन इज लाइक मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर z अपॉन z2, इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूं z को मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन z2 से, और 1 अपॉन z2 को आप सॉल्व कर सकते हो। अभी आगे मैं मेथड बताऊंगा कॉन्जुगेट तरीके से, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लोगे सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वही चीज बन जाएगी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे होगे, एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट बन रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और जरा डिवीजन की ज्योमेट्री वो अलजेब्रिकल स्टेप्स देख लो, किस तरीके से आप डिवाइड करोगे दो। एक एग्जांपल देता हूं मैं, इन्हीं दो को डिवाइड करते हैं 2 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का एक तो फॉर्मूले वाला तरीका है, लेकिन फॉर्मूला कहां से आया, उसके पीछे यही वर्किंग है कि आपकी कोशिश क्या होती है। देखो, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपकी कोशिश ये होती है डिनोमिनेटर से आयोटा हटाना है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा आपने इस फॉर्म में लिखना होता है, रियल अलग, इमेजिनरी अलग, मतलब एलसीएम ब्रेक कर देते हो आप। अगर फ्रैक्शन है तो आप एलसीएम ब्रेक कर सकते हो, लेकिन यहां पे अभी मैं फिलहाल एलसीएम ब्रेक नहीं कर सकता इसका। डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है, बिलफर्ज अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म भी होगी तब भी मैं एलसीएम ब्रेक करके मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 आयोटा, ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन 4 आयोटा, कोई मसला नहीं है। ये तो 1 टाइम, ये तो सिंपल 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये रियल हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 अपॉन 4 आयोटा है, इसमें मसला क्या है कि आयोटा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जबकि आयोटा न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको आयोटा नहीं चाहिए डिनोमिनेटर के अंदर, ये असल प्रॉब्लम है। तो अगर डिनोमिनेटर में सिंपल अगर 4 आयोटा लिखा हुआ है, तो यहां पे आप सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आयोटा को हटा सकते हो। असल मकसद आयोटा को हटाना है ना। तो जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहे हो, डिनोमिनेटर में जस्ट वो इमेजिनरी है, तो आप उसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। लेकिन अगर वो इस तरह लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 + 4 आयोटा, तो अब आप क्या करोगे? आयोटा हटाने के लिए आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, क्योंकि अगर आपको याद हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में जस्ट आपको रियल मिलता है, आयोटा मिलता ही नहीं। ये वो वजह है। हमेशा आप बोलते थे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्यों कर रहे हैं भाई? वजह क्या है? वजह यही तो है कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा हट जाएगा, जस्ट रियल बच जाएगा। और हमारा मकसद ये था कि डिनोमिनेटर में रियल लाना है हमें, तो आपने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, यहां से आपको एक और बात समझ आ गई, कॉन्जुगेट क्या होता है। पहले भी आप लोगों को पता होगा, जल्दी से यहां पे बता देता हूं दोबारा। कॉन्जुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है a + b आयोटा या x + y आयोटा समझते हैं, तो कॉन्जुगेट क्या होता है? सिंबल यूज होता है, एक बार लगाते हुए कॉन्जुगेट का सिंबल है। आप क्या करते हो? आप इमेजिनरी का साइन चेंज करते हो, याद रखना, क्योंकि कभी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में भी लिखा होता है, पहले इमेजिनरी बाद में रियल। तो बच्चे जल्दी में इसका कॉन्जुगेट ये लिख देते हैं, गलत हो जाएगा पूरा। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी का आपने साइन चेंज करना है। तो ये इमेजिनरी नंबर है, पॉजिटिव था, यहां पे मैंने नेगेटिव कर, ये कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट की भी एक ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन है, उसको हम जरा बाद में देखते हैं। तो आपने क्या करना है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, जस्ट आप डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब आप मजीद उसको सॉल्व करो, 2 + 2 आयोटा 1 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2, 2 को -4 आयोटा से करोगे -8 आयोटा हो जाएगा। इसी तरीके से 2 आयोटा को 1 से करोगे तो 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा को -4 से करोगे तो ये हो जाएगा -8 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला लगा सकते हो, a + b a - b, तो फॉर्मूला क्या होगा? a² - b स्क्वायर। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 2 + 8 10, -8 आयोटा और 2 आयोटा, ये हो जाएगा -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? 16 आयोटा स्क्वायर, बाहर माइनस है, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो 1 + 16 17। अब फाइनल फॉर्म क्या होगी? 10/17 -6/17 आयोटा, ये आपका फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैंने वही बताया था, मकसद आपका क्या था, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हो, मकसद ये होता है कि आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, रियल अलग, इमेजिनरी अलग, और जिसमें आयोटा ऊपर होता है, इमेजिनरी में आयोटा नीचे नहीं आता। तो ऑपरेशंस में अच्छा एक ऑपरेशन होता है इक्वालिटी का, वो तो सिंपल सा है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसी उस शर्त पे इक्वल होंगे कि अगर उन दोनों के रियल पार्ट इक्वल है और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, तब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलोगे। तो खैर बच्चों वाली डेफिनेशन है।
तो आपने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉन्जुगेट, फिर आपके पास आएगा मॉडुलस, छठा ऑपरेशन इसको बना लेते हैं हम। मॉडुलस आपने अभी भी देखा था, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस वाई आयोटा और आपको बोले मॉडुलस, मॉडुलस का सिंबल है क्या होगा? सिंपल रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बच्चे आमतौर पे गलती क्या करते हैं, वो आयोटा को भी शामिल कर लेते हैं। जब आप आयोटा को शामिल करोगे ना तो ये हो जाएगा y आयोटा का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो रूट के अंदर ये चीज आ जाएगी, जो कि टोटली गलत हो जाएगी। कि बिलफर्ज अगर एक्स स्क्वायर छोटा हुआ वाई स्क्वायर से तो आपके पास इमेजिनरी आंसर आ जाएगा, इसका भी इमेजिनरी आ जाएगा, तो फिर तो चीज ही गलत हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इमेजिनरी कैसे हो सकता है? तो ये गलती मत करना, जस्ट रियल पार्ट जो है उसका स्क्वायर करते हो मॉडुलस के अंदर, आयोटा इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, मॉडुलस और कॉन्जुगेट की ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? मॉडुलस की तो मैंने बता दी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है ओरिजिन से, ये मॉडुलस आपको बताता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आपको मॉडुलस बता रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कितना दूर है ओरिजिन से। अब रही बात कॉन्जुगेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हो तो जो रिजल्ट में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? क्या कोई उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल है। बिलफर्ज अगर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, एज्यूम कर लो 2 + 2 आयोटा है। रिफ्लेक्शन को करता है ना। हाँ, तो 2 + 2 आयोटा, तुम्हारा नाम राफे है ना? ये किसने जी जवाब सर। दिया? हाँ, तो क्योंकि तुम पढ़ चुके हो ई कैट में, इसलिए शेयर क्यों बन रहे होते हैं? 2 - 2 आयोटा, ये 2 + 2 आयोटा है ना, इसका अच्छा बाय द वे ये मेरे दूसरे ई कैट का कोर्स है, तो ये पहले पढ़ चुका है मुझसे। तो जब ये आंसर दे ना तो समझ जाना इसने पहले से पढ़ा हुआ है, इसको हीरो मत समझना। 2 + 2 आयोटा का अगर आप कॉन्जुगेट लोगे ना तो 2 - 2 आयोटा आएगा। तो 2 - 2 आयोटा को जब ड्रॉ करोगे तो वो यहाँ पे बनेगा, मतलब अगर ये 2 है और ये 2 है तो 2 - 2 में ये -2 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा। जब इसको ज्वाइन करोगे इस तरह बनेगा। तो अब इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? वो ये है कि जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से ड्रॉ करते हो तो कॉन्जुगेट जस्ट उसकी मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज का मतलब कि अगर आप एक्स एक्सिस पे एक मिरर रख दो तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेज जो है ना वो कॉन्जुगेट बता रहा होगा आपको। इसको मैथमेटिकल अंदाज में आप बोलोगे कि कॉन्जुगेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस। कॉम्प्लेक्स नंबर की रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब आपका जो मिरर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वो कौन बताता है? वो कॉन्जुगेट बता रहा होता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मेरी इंग्लिश थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन मेन वर्ड वही रहेगा, कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट रिफ्लेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कॉन्जुगेट की ग्राफिकल मतलब बनता है किस चीज को रिप्रेजेंट। अच्छा, रियल नंबर जो है वो इसको आप कहते हो सेल्फ कॉन्जुगेट है ये। अब वैसे अगर कॉन्जुगेट में आप देखो दो टर्म्स आपको चाहिए होती है। अलजबरा में जब दो टर्म्स होती थी तब आप दरमियान वाली का साइन चेंज करते थे, लेकिन रियल नंबर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में बात करो, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 0 आयोटा। तो इसका कहने का मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल है, मतलब प्योरली रियल है, तो जब आप उसका कॉन्जुगेट लोगे तो कॉन्जुगेट भी वही आएगा। तो इसको हम कहते हैं कि रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट है, मतलब अपनी कॉन्जुगेट है। और अगर किसी इमेजिनरी का आप कॉन्जुगेट लोगे तो इमेजिनरी का कॉन्जुगेट का मतलब आप उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक है 0 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 0 - 2 आयोटा। तो 2 आयोटा का कॉन्जुगेट -2 आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, डिवीजन भी बता दिया। अच्छा, एक चीज थी, ये 0 1 एमसीक्यूज में आता है कि किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें बता सकता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इमेजिनरी नंबर को। y एक्सिस, आयोटा को रिप्रेजेंट, आयोटा आयोटा। क्योंकि आयोटा जो है उसको अगर आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखो, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? 0 + आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप ब्रैकेट की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0, और आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है? 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछे बताओ -1, 0 किस चीज से, क्या चीज है ये, तो क्या बताओगे? आयोटा स्क्वायर। अगर आपको याद था आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता था? -1 के बराबर होता था। तो -1 को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखोगे तो -1 + 0 आयोटा लिखोगे, जिसको ऑर्डर्ड पेयर में हम लिखेंगे -1, 0। तो अगर ये एमसीक्यूज बन जाए तो गलती मत करना, बहुत सिंपल सी बात है।